हेलो एवरीवन, आयुर्वेद के बेस्ट चैनल द बेस्ट टिक ऑफ आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट गोविंद पारिक सीरीज की ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा गोविंद पारिक के फर्स्ट 5, 6, 7 पेज को कवर कर रहा हूँ। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लीज जाकर एक बार गो थ्रू जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। शुक्र दोष। शुक्र दोष चरक के अकॉर्डिंग 8 होते हैं। शुक्र दोष पहले भी पढ़े हैं, चरक के अकॉर्डिंग 8 होते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 होते हैं। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 शुक्र दोष होते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन है गोविंद पारिक बुक में। यहाँ पर ये जो इसमें लिखा हुआ है मेरी वीडियो में, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 11 प्रकार के शुक्र दोष होते हैं, जिनमें साध्य 4 होते हैं, कृच्छ साध्य 5 होते हैं और असाध्य 2 होते हैं। तो साध्य 4 शुक्र दोष, कृच्छ साध्य 5 शुक्र दोष और असाध्य 2 शुक्र दोष होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर शुक्र दोष की संख्या 11 हो जाती है। आर्तव दोष। आर्तव दोष जो होते हैं 8 होते हैं। आर्तव दोष कितने होते हैं? आर्तव दोष टोटल 8 होते हैं। औसत काल। औसत काल किसने बताई है, कितनी बताई है? चरक के अकॉर्डिंग औसत काल 10 होती है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी 10 होती है। तो चरक सुश्रुत के 10 औसत काल, बागभट के 11 औसत काल होते हैं। बागभट ने 11 निसी को अतिरिक्त माना है। चरक सुश्रुत के 10 औसत काल होते हैं, बागभट के 11 औसत काल होते हैं। बागभट ने निसी को अतिरिक्त माना है। सारंगधर के अनुसार 5 औसत काल होते हैं और काश्यप के अनुसार भी 10 औसत काल होते हैं। तो चरक सुश्रुत काश्यप चस्का इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर चरक सुश्रुत काश्यप के अकॉर्डिंग 10-10 औसत काल होते हैं। बागभट ने एक और ऐड किया, 11वां बताया, निसी को अतिरिक्त माना है और सारंगधर के केवल 5 ही औसत काल होते हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। शरीर की लंबाई। शरीर की लंबाई चरक के अकॉर्डिंग 84 अंगुल होती है। तो शरीर की लंबाई जो होती है चरक की 84 अंगुल है और अष्टांग संग्रह की 84 अंगुल है। चरक ने 84 अंगुल मानी है, अष्टांग संग्रह ने भी 84 अंगुल ही मानी है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार 120 अंगुल शरीर की लंबाई होती है। सुश्रुत यहाँ पे एक्सेप्शन है, इन्होंने बहुत ज्यादा बोली है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 120 अंगुल शरीर की लंबाई होती है। और अष्टांग हृदय मतलब जो बागभट के अकॉर्डिंग जो होती है वो 3.5 हाथ होती है। तो बागभट के अकॉर्डिंग या अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 3.5 हाथ शरीर की लंबाई होती है। क्षौर कर्म। क्षौर कर्म के बारे में बताया है कि हमें कब कब करवाना चाहिए नाखून बाल आदि कटवाना। तो क्षौर कर्म सुश्रुत व बागभट पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश दिया है। सुश्रुत और बागभट जी बोलते हैं कि हमें क्षौर कर्म पक्ष में 3 बार करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन चरक और क्षारपाणी, चरक और क्षारपाणी बोलते हैं कि 3 मास में 1 बार का निर्देश दिया है। चरक क्षारपाणी बोलते हैं कि कम से कम 3 मास में 1 बार तो क्षौर कर्म करवा ही लो, ठीक है। यहाँ पे एक एडिट पॉइंट है एक्स्ट्रा कि क्षारपाणी संहिता सबसे बड़ी संहिता है। तो सबसे बड़ी संहिता कौन सी संहिता होती है? तो क्षारपाणी संहिता को सबसे बड़ी संहिता होने का मान मिला हुआ है। रोग ज्ञान उपाय चरक के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान व आप्तोपदेश। सुश्रुत ने 6 माने हैं, पंचभी, श्रोतादिभी और एक प्रश्न परीक्षा। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं यंत्र संख्या पे। यंत्र की संख्या आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 101 होते हैं। यंत्र आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 101 होते हैं और वाग्भट के अकॉर्डिंग 116 होते हैं या असंख्य होते हैं। तो वाग्भट ने 2 प्रकार से माने हैं। उन्होंने कहा या तो यंत्र की संख्या 116 होगी या फिर यंत्र असंख्य प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यंत्र सुश्रुत, बागभट और के अकॉर्डिंग और इनका प्रमाण कितना बताया गया है। तो यंत्र होते हैं स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, सलाका यंत्र और उपयंत्र। इसको मैंने याद किया था स्वसंदंश ताना सालू, इस तरह से किया था। स्वसंदंश से स्वा से स्वस्तिक, संदंश से संदंश, ताल ताना से ताल और ना से नाड़ी, सालू सालू से सलाका और ऊ से उपयंत्र, ताना सालू। तो ये होते हैं 6 प्रकार के यंत्र, स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, सलाका यंत्र और उपयंत्र। स्वस्तिक यंत्र होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग 24 होते हैं, बागभट के अकॉर्डिंग भी सेम ही होते हैं, 24 होते हैं। इन्होंने प्रमाण बताया है 18 अंगुल। तो प्रमाण को याद करना है, घटते क्रम में याद करना है, स्टार्टिंग से सीरीज बाय याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। स्वस्तिक यंत्र सुश्रुत और बागभट दोनों के अकॉर्डिंग 24, प्रमाण जो होता है 18 अंगुल होता है। संदंश यंत्र को सुश्रुत ने 2 माना है। संदंश दंश अर्थात सांप जब दंश देता है तो उसके 2 मार्क बन जाते हैं। कितने बनते हैं? 2 मार्क बन जाते हैं। तो वो संदंश से याद रखना, 2 होते हैं संदंश, ठीक है। तो सुश्रुत का सर्प जो होता है 2 दांतों से दंश करता है, लेकिन बागभट का सर्प जो होता है वो 4 दांतों से दंश करता है, 2 दांत ऊपर वाले और 2 दांत नीचे वाले। तो संदंश यंत्र बागभट के 4 होते हैं, सुश्रुत के 2 होते हैं और इनका प्रमाण होता है 16 अंगुल।
ताल यंत्र, ताल यंत्र सुश्रुत और वाग्भट दोनों के अनुसार दो दो होते हैं। ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है तो दोनों सुश्रुत और वाग्भट दोनों के अकॉर्डिंग दो दो प्रकार के ताल यंत्र होते हैं और इनका प्रमाण जो होता है 12 अंगुल होता है। नाड़ी, नाड़ी यंत्र सुश्रुत के नाड़ी यंत्र 20 होते हैं, वाग्भट के नाड़ी यंत्र 23 होते हैं। और नाड़ी नाड़ी जो होता है आवश्यकता अनुसार प्रमाण लेते हैं कि कितनी आवश्यकता है नाड़ी की, किस जगह पे प्रयोग करना है, उसके अनुसार नाड़ी यंत्र होते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 20 होते हैं और वाग्भट के अकॉर्डिंग 23 नाड़ी यंत्र होते हैं। सलाका यंत्र, सलाका यंत्र 28 होते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 28 सलाका यंत्र होते हैं, वाग्भट के अकॉर्डिंग 38 सलाका यंत्र होते हैं और इसकी भी लंबाई जो होती है आवश्यकता अनुसार लेते हैं। उपयंत्र, उपयंत्र सुश्रुत ने 25 उपयंत्र माने हैं, वाग्भट ने 29 उपयंत्रों का वर्णन किया है। उपयंत्र के बारे में सुश्रुत ने 25 उपयंत्र माने हैं, वाग्भट ने 29 उपयंत्र माने हैं और इनका प्रमाण जो होता है आवश्यकता अनुसार लिया जाता है। तो इस प्रकार से टोटल सुश्रुत के 101 यंत्र होते हैं और वाग्भट के 116 यंत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम शस्त्र संख्या की। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 20 शस्त्र होते हैं, वाग्भट के अकॉर्डिंग 26 शस्त्र होते हैं। सुश्रुत के जो 20 शस्त्र हैं इसके अलावा उन्होंने 6 शस्त्र और माने हैं जिनमें कर्ण भेदन हो जाता है, खज, कूर्ज, सर्पमुख, लिंग नाश वेदनी व कर्तरी जो होता है शस्त्र होते हैं, ये एक्स्ट्रा सुश्रुत से माने हैं वाग्भट ने। मूल नाड़ी यंत्र की संख्या टोटल होती है 12। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल नाड़ी यंत्र की संख्या कितनी होती है, टोटल 12 होती है। डल्लर के अकॉर्डिंग 20 होती है, डल्लर के अकॉर्डिंग मूल नाड़ी यंत्र जो होते हैं वो 20 होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एषणी के भेद कितने होते हैं। तो चरक की एषणी जो होती है दो प्रकार की होती है, चरक की एषणी दो प्रकार की, मृदु एवं कठिन, ये सभी के अनुसार होती है, मृदु एवं कठिन दो प्रकार की एषणी होती है। सुश्रुत ने 3 प्रकार की एषणी का वर्णन किया है। इन्होंने 3 प्रकार की कौन कौन सी एषणी का वर्णन किया है, ये एक्स्ट्रा पॉइंटेड है जो नाम है इनका। पहला होता है तीक्ष्ण कंटक, दूसरा होता है यवपत्र और तीसरा होता है गंडोपत्र। तो सुश्रुत ने 3 प्रकार के एषणी बताए हैं, तीक्ष्ण कंटक, यवपत्र और गंडोपत्र। अणुशस्त्र की संख्या, तो नेक्स्ट पॉइंट है अणुशस्त्र की संख्या। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अणुशस्त्र की संख्या 14 होती है और वाग्भट के अकॉर्डिंग अणुशस्त्र की संख्या 12 होती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 14 अणुशस्त्र, वाग्भट के अकॉर्डिंग 12 अणुशस्त्र। क्षार, क्षार के दो भेद होते हैं, चरक अकॉर्डिंग टू चरक चार क्षार के दो भेद होते हैं, एक पानीय क्षार होता है, दूसरा प्रतिसारणीय क्षार होता है। सुश्रुत ने भी दो ही प्रकार के पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार बताए हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, सुश्रुत ने प्रतिसारणीय क्षार के 3 भेद और बता दिए हैं। इन्होंने सुश्रुत ने क्षार के 2 भेद बताए, सिंपल पानीय क्षार एंड प्रतिसारणीय क्षार। चरक ने भी सेम ही बताए, लेकिन सुश्रुत ने प्रतिसारणीय क्षार के भी और फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा प्रतिसारणीय क्षार एक मृदु होता है, दूसरा तीक्ष्ण होता है, तीसरा मध्य होता है। तो मृदु को इन्होंने साव्यूहिम भी कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साव्यूहिम क्षार कौन सा होता है, तो साव्यूहिम क्षार जो होता है मृदु क्षार होता है। तीक्ष्ण क्षार कौन सा होता है, तीक्ष्ण क्षार जो होता है पाक्य क्षार होता है और तीसरा जो होता है मध्य क्षार होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्षार के गुणों के बारे में। तो आचार्य चरक ने क्षार के 10 गुण बताए हैं। आचार्य चरक ने क्षार के कितने गुण बताए हैं, 10 गुण बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी क्षार के 8 गुण बताए हैं। तो आचार्य चरक के 10 गुण होते हैं क्षार के, आचार्य सुश्रुत का जो क्षार होता है उसके केवल 8 ही गुण होते हैं। सुश्रुत के अनुसार क्षार के दोष भी बताए गए हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने क्षार के 9 दोष भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आचार्य चरक ने क्षार के दोष नहीं बताए हैं, ये याद रखने वाली बात है। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आऊं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं। थैंक यू सो मच और जरूर फॉलो करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।